हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस वेव फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी श्रोडिंगर को, और फिर उसने मैक्स बॉर्न ने इसको फिजिकली क्या इंटरप्रिटेट किया। और ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेसिक चीज की हम बात करने चल रहे हैं। अच्छा, वेव इक्वेशन पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो एक्चुअल में श्रोडिंगर को डी ब्रॉगली वेव के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना था, एक वेव इक्वेशंस की बात करनी थी। अब वेव इक्वेशंस तो हमने कई पढ़ी हुई हैं। हमने अगर बात करें हम लाइट के सिग्नल की, तो हम कह दिया करते थे कि y = a sin ओमेगा टी। अगर हम कहते हैं कि एसी सिग्नल का वेव इक्वेशन बताओ, तभी हम कहते हैं y = a sin ओमेगा टी। या अगर हमसे कहा गया कोई मटेरियल वेव, जैसे कि साउंड वेव इन आर्गन पाइप या ए वेव थ्रू द स्ट्रिंग, तो हम कहते थे क्योंकि पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो y = a sin ओमेगा टी माइनस kx। ये हमारे वेव लिखने के तरीके थे, क्योंकि वेव या तो टाइम डिपेंडेंट होगा या पोजीशन डिपेंडेंट होगा या दोनों पे डिपेंड करेगा। उसी बेस पर अभी तक हम वेव का इक्वेशन लिखा करते थे। लेकिन जब बीच में आया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कह रहा है और हाइजेनबर्ग के हिसाब से ये क्यों नहीं हो सकता। ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, अगर इसका मैं वेव बनाए यहां पर, तो होता क्या है कि किसी क्षण t पर t = 0, t/4, t/2, 3t/4, कैपिटल T, किसी भी बिंदु पर अगर हमें पोजीशन निकालनी है किसी पार्टिकल की, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रहा है। लेकिन ये तब तक सही था जब तक कि हाइजेनबर्ग नहीं आए थे। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि जब भी कोई पार्टिकल मूविंग स्टेट में होगा, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ निकाल पाना असंभव है। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी बात हो रही है, वो एक्चुअल में मैटर वेव की बात हो रही है, डी ब्रॉगली वेव की हो रही है, जिसमें जब पार्टिकल मूविंग स्टेट में आता है तो एक्वायर कर लेता है वेव नेचर। जैसे कि अगर कमरे में आपके पंखा चल रहा हो, तो पंखे के तीनों विंग आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक्वायर कर लिया है वेव नेचर। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी क्षण टी पर पंखे की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा असंभव है दोनों एक साथ बताना। या तो तुम पार्टिकल नेचर देख सकते हो या तो वेव नेचर देख सकते हो। तो अब श्रोडिंगर ने किया क्या? श्रोडिंगर ने कहा कि अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। उसने इंट्रोड्यूस किया एक नया मैथमेटिकल फंक्शन साई, जो कि उसने नाम क्या दिया, वेव फंक्शन, जिसकी मदद से वो डिस्क्राइब करेगा द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए वेव पैकेट। अब दिमाग में आता है कि आखिर ये कह देने से खाली कि साई यूज कर लो, ये इसका आ गया सोल्यूशन, तो आखिर ये साई दिखाना क्या चाह रहा है? बस उसी की हम बात करने चल रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, कि फिजिकली व्हाट इज साई, आखिर साई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो 1927 में श्रोडिंगर ने इसको इंट्रोड्यूस भी किया था, और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया था, वो दिया था आपको मैक्स बॉर्न ने। मैक्स बॉर्न ने क्या कहा, अब इसका कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को यहां समझेंगे और उससे बेसिक कंडीशंस की हम बात करेंगे। तो उसने कहा कि जब 1927 में मैक्स बॉर्न आए, तो उसने कहा कि अगर ये तुम कह रहे हो, हाइजेनबर्ग की बात मान ली जाए कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम एवरेज वैल्यू की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करें। तो उसके लिए उसने कहा कि एक्चुअल में जो यूज करना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना चाह रहा है। और उसी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए इसने यहां पर एक नया टर्म साई इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें एक्चुअल में साई क्या है, साई यहां पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और इसी की मदद से प्रोबेबिलिटी की बात होगी।
क्योंकि अगर हमने कहा कि साई हमारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कर रहा है, और अगर हमने कहा कि साई स्टार हम ले लें जो कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट शो कर रहा हो किसका, साई का। ये कहता है मैक्स बॉर्न कि साई इंटू साई स्टार क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding a particle in wave packet, ठीक। अब देखिए यहां पर ये प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहा है, ये साई स्टार क्या डिनोट करता है, साई क्या शो कर रहा है, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उससे हम इसको समझते हैं। तो जैसे आपने कहा, हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे पंखे का एग्जाम्पल ले लिए। अब हमें मालूम है कि जब पंखा रनिंग स्टेट में आ गया, तो रनिंग स्टेट में अगर आ रहा है तो उस समय हमें उसकी विंग दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसने एक्वायर कर लिया है वेव नेचर। अब किसी क्षण टी आपने उसकी पोजीशन बताई, तो हमने कहा हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, पर इस पंखे ने एक पैकेट बना रखा है, जो उसकी लंबाई थी विंग की, उसका एरिया था का इतने ही एरिया में पाया जाएगा, इतने एरिया में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो उसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यहां पर लिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमने कहां पढ़ी हुई थी, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई थी हाई स्कूल में। हाई स्कूल में हम कुछ केस लिया करते थे, जैसे क्वाइन का लिया करते थे, लूडो का लिया करते थे, ताश के पत्तों का लिया करते थे क्वेश्चन, और निकाला करते थे बताओ कि लूडो में 6 में 1 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम कहते टोटल नंबर आपके से 6 है, 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ताश के पत्तों में हमने कहा कि 52 है, तो उसमें किसी एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52 होगी। अब उस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट से हम रिलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इन तीनों एग्जाम्पल हम लूडो का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि 2 साल पहले कोविड में आपने लूडो बहुत खेले हैं, अब बहुत लोग मोबाइल में खेलने लग गए हैं, ठीक है। तो लूडो वापस से आपने अभी जल्दी में ही खेले होंगे या बचपन में खेले होंगे, अगर उस याददाश्त को ही देखें तो आखिर लूडो है क्या। अब लूडो के आपने जब देखे हैं पासे को, तो उसमें 6 केस होते थे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 चीजें हो सकती हैं। हमने कहा कि हमने उस पासे को उठाया, उठाकर सीधा रख दिया कि ये लो मेरा 6 आया, का इस तरह से थोड़ा गेम चलेगा, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम ले लोगे। तुमने ऐसे रख दिया 6 आ गया, या रख दिया 3 आ गया, तो ये तो तुमने फिक्स वैल्यू निकाली हुई है, ऐसा नहीं होता है गेम। अब कहता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमने एक छोटी सी डिब्बी ली, उस डिब्बे के अंदर पासे को लिया या हाथ में लेकर ही मिला रहे हैं। अब हम मोशन मिला रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही डी ब्रॉगली ने कहा था कि जब पार्टिकल मूविंग स्टेट में आ जाएगा, तो मूविंग स्टेट में उसके पास 6 केस थे। अब 6 केस अगर थे तो उस समय हम क्या आएगा ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, मतलब उस क्षण टी पर। अब ये क्या है, उसने एक्वायर कर लिया है वेव नेचर। अब वो वेव नेचर में एग्जैक्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी हम नहीं बता सकते। हमने उस पासे को घुमाया और यूं फेंका, अब वो वेव नेचर में है। अब प्रोबेबिलिटी हर केस की आने की सेम है, पर आ कुछ भी सकता है। तो कह रहा है फिर हम करें क्या, कैसे बताएं। कह रहा पहले एक चीज ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पर। कहा पहले ये तो कंफर्म है कि हमने चाहे उसको जितनी तेज सेक किया हो, उसमें से 1 से 6 के बीच में ही आएगा। 6 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी का कि आने की संभावना कहां से कहां तक की है वो फिक्स है। जैसे पंखे में हमने कहा कि चल रहा है तो बच के निकलना, नहीं तो कट जाएगा हाथ। तो कह रहा है बचना क्या, हमें मालूम है कि उसकी लिमिट क्या है। उस तरह से हमें मालूम है कि एक्चुअल में उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। तो साई हमारा क्या शो कर रहा है, उसी पार्टिकल के कोरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, जिसकी हमें मालूम है कि एक्चुअल एम्पलीट्यूड क्या है। जैसे इस चौक की जो लेंथ है, अभी चौक आपकी ओर आएगा तो इतने ही एरिया तो कवर कर रहा है। यहां वालों को कौन सा डर है या यहां वालों को कौन सा डर है।
जो इसकी एम्पलीट्यूड है, जो लेंथ है, वही तुम्हारा एरिया कवर करेगा। वही यहां पर कह रहा है कि साई हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, पाए जाने की संभावना कहां तक है। अच्छा, साई स्टार क्यों लिया है? कह रहा देखो होता क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि लूडो का ही लिया हमने, अब कह रहा है कि लूडो में हमने कहा कि बताओ 2 की आने की संभावना क्या होगी। तो तुम्हारे दिमाग में एक और खुरापात क्वेश्चन आ सकता है कि 2 कब, 1 से 6 जाते समय कि 6 से 1 आते समय? क्योंकि 2 तो दोनों बार आएगा, जब 1 से 6 की ओर जाएंगे तब भी, और 2 से 1 जब 6 से 1 की ओर आएंगे तब भी। तो कह रहा हाँ ये 2 संभावना है, तो हमें क्या लेना होगा, कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट हमेशा यही शो कर रहा था कि अगर ये x और ये आई वाई है तो ये माइनस आई वाई, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अगर इधर से प्लस है तो इधर से क्या होगा, माइनस होगा। जैसे ये पंखा तो हमने चलते हुए देख लिया है, इसलिए हमें मालूम है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर ये कभी पंखा हमने बंद ना देखा होता तो हमारा ये होता कि ये पता नहीं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। संभावना दोनों तरफ से है कि क्लॉकवाइज घूम के आएगा तब भी वहां पाया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब भी वहां पाया जा सकता है। तो नेट प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों संभावनाओं को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमने कहा साई स्टार हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और साइन टू साई स्टार क्या शो कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए वेव पैकेट। जो पैकेट बन गया है साई एम्पलीट्यूड का, उस पैकेट में उसके पाए जाने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। तो साइन टू साई स्टार क्या है, किसी बिंदु पर। अगर हमने कहा कि इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी हमारा ये पंखा फिक्स ना हो, ये घूमता रहे, तो कहा कहां तक, कह रहा जो कमरे का वॉल्यूम वहां तक घूमेगा। हमने कहा कमरा ना हो तो कहा जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। जैसे बल्ब कमरे में जल रही है तो हमने कहा फोटोन कहां तक, कह रहा कमरे के अंदर, कमरे से बाहर कहां जाएगा, कमरा तो हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर यही लाइट जल रही हो किसी मैदान में तो कहां तक जाएगा, कह रहा इनफाइनाइट तक जा सकता है। पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। जैसे बीरबल की कहानी में सुना था कि दूर जलती हुई जो लाइट है उससे उसको गर्मी का एहसास हो रहा है। तो कह रहा है गर्मी का एहसास तो नहीं होगा उतनी लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर वो बल्ब हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंची तो है। क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब वहां से कोई एक लाइट हमारी आंखों तक पड़े। अगर हमें दूर कहीं लाइट दिखाई दे रही है तो पहुंच तो गई, अब उस लाइट के पास जाके कहे कि कहां से 100 मीटर से जो आदमी देख रहा है बल्ब को, क्या वहां भी कोई संभावना है, तो हम कह देंगे नहीं वहां कोई संभावना नहीं है। पर ऐसा नहीं है। खुला स्पेस में दूर जहां तक बल्ब दिख रही है, इसका मतलब उस लाइट का कोई ना कोई फोटोन उसकी आंखों तक पहुंचा है, जिससे उसकी इमेज वहां पर बनी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए फिर कहीं पर भी पैकेट की बात करोगे तो तुम्हें एरिया देना होगा। तो डी टाउ यहाँ स्मॉल वॉल्यूम है, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर दिया, तो ये क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी शो करेगा द फाइंडिंग ऑफ अ पार्टिकल एट एनीवेयर। तो ये फिजिकली इसने साई को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, साथ ही साथ इससे इसकी 2 कंडीशंस का जिक्र किया है। उन कंडीशंस को भी हम जिक्र कर लेते हैं। एक आपका है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन और एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, जो इसी का पार्ट है। तो अगर हम बात करें यहां पर कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या कहेगा, हम उस पर आएंगे। तो इसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो उसके लिए पहले हम वेव का एक नेचर देखते हैं, डायरेक्शन का। वेक्टर के 2 नेचर होते हैं, एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर, ठीक है। इसीलिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व में हमने कहा वेक्टर को 2 चीजों दिखाया जा सकता है, या तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी या कर्ल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि या तो स्ट्रेट होगा, ग्रेडियंट होगा, या कर्ल होगा। अब होता क्या है, कह रहा है नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस क्या कह रही है। अब हमने कहा एक बल्ब जली हुई है, अब बल्ब से प्रकाश जा रहा है। सपोज कि ये आपकी बल्ब है, या मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है। एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर। तो हमने कहा अगर ट्रेवल कर रही है तो हमने कहा ये एक सरफेस है, जिस सरफेस पे ये यहां से लेकर अनंत तक कहीं भी जा सकती है। तो हमने कहा इस सरफेस के किसी बिंदु पर
मतलब जैसे हमने कहा कि अगर बल्ब जल रही है तो बल्ब के किनारे कहीं पर भी किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कह रहा है चूंकि जाकर लौटना नहीं है लाइट को, तो उस बिंदु उस पर पाए जाने की उसकी एक ही बात, पंखा क्या है, ये बार बार चल रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उस पर तो हर चक्कर में पाए जाने की संभावना है। लेकिन अगर हमने कहा कि ये कोई स्ट्रेट जाता तो उससे पार कर जाता, दोबारा लौट करना आता, तो उस बिंदु पर उसके पाए जाने की संभावना केवल एक ही बार है। और ऐसे केस को हम क्या कहते हैं कि हमने उस पर नॉर्मल इंसिडेंस किया। जैसे अगर सरफेस पर हमने कहा कि 90 डिग्री है, हमने कहा कि क्या है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। अगर सीधी लाइट पड़ी बोर्ड पर और ये बोर्ड ट्रांसपेरेंट होता तो पार कर जाता, तो हमने कहा इस बोर्ड पर लाइट के पाए जाने की संभावना, कहा एक बार, उसके बाद पार कर गया, लौट कर नहीं आएगा। तो कहते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट हैविंग यूनिट वैल्यू, तो वो वेव फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। और वो कंडीशंस क्या कहलाती है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कह रहा है ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है साई इंटू साई स्टार डीटा इक्वल टू 1 हो जाए, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो, पाए जाने की 1 हो, इसका मतलब है तब वेव फंक्शन, वो पार्टिकल उस बिंदु से गुजर जाने के बाद दोबारा उस बिंदु पर नहीं आएगा, वो नॉर्मली इंसिडेंट है, नॉर्मल मतलब सीधा पार कर जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इस तरह का जब केस होगा कि पार्टिकल एक बार चल दिया तो चल दिया, लौट के नहीं आएगा, तो किसी भी बिंदु पाए जाने की संभावना क्या है, 1 है। ठीक है, नॉर्मलाइज है। और अगर 1 नहीं है, इसका मतलब वो रिपीट कर रहा है। जैसे हमने कहा किसी बिंदु पर, कह रहा है पहले चक्कर में भी दूसरे चक्कर में भी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रोटेशनल वेक्टर होगा। जैसे अगर यही चीज तुम्हारी मैग्नेट होती, तो हमने कहा कि अब ये चीज सर्कुलर बना रही है, अब इसके अराउंड कोई सरफेस है तो हर चक्कर में घूम के जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये नॉन नॉर्मल वेक्टर हुआ, ये नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी पाए जाने की 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अननॉर्मलाइज वेक्टर। हम बेसिक भाषा में समझा रहे हैं इस चीज को, बाकी क्वांटम मैकेनिक्स में इसको प्रोबेबिलिटी से दिखाया गया है कि आखिर प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है तो क्या होगा, वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और होता है इसमें, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। अब एक तो हो गया नॉर्मल, अब ऑर्थोगोनल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर 2 वेव फंक्शन, क्योंकि 2 वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, तो हमने मान लिया कि ये psi1 है और ये psi2 है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया psi1 स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स हो गया psi2 स्टार। अब कहा ये दोनों ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, कह रहा है 2 वेव एक मीडियम में चल रही है। अब देखो फिर से इस चीज समझते हैं, एक चल रही है x के लॉन्ग, एक चल रही है y के लॉन्ग। हमने मान लिया कि 1 डायमेंशन है, ये psi1 हो गया, ये psi2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है यहां पर अगर ये psi1 है तो इसका अपोजिट इधर क्या हो जाएगा, psi1 स्टार, ये psi2 है तो इधर क्या हो जाएगा, psi2 स्टार। हम 1 डायमेंशन लेकर चल रहे हैं यहां पर। अब इस केस में कह रहा है कि अगर दे आर ऑर्थोगोनल, अगर दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो तो इसके मिलने की कोई संभावना नहीं है एक बिंदु पर, या इसके मिलने की कोई संभावना एक दूसरे के बिंदु पर नहीं है। तो उस केस में हम कहेंगे कि अगर ऐसा है तो इनकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो सीधा सीधा कंडीशंस क्या बनती है यहां पर, कहता है इंटीग्रेशन, अब चाहे कहो psi1 इंटू psi2 स्टार डी टाउ, या कहो psi2 इंटू psi1 स्टार डी टाउ। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन टू वेव फंक्शन एट द सेम पॉइंट 0 है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि दे आर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। तो ये भी आपका इसी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन का ही एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लास्ट ईयर के पेपर में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इसको। बाकी मैं हर वीडियो में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ, आपके उसके लिंक पर अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें लास्ट के 4 साल के आपके AKTU के पेपर मैं उसमें सेंड कर दूंगा, तो आप उससे देख भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं और
इन सारे टॉपिक्स को आप पेपर में देखेंगे तो आप पेपर में पाएंगे कि हाँ, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर कराए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बीटेक वालों के लिए फर्स्ट यूनिट में ये पार्ट है। बीएससी वाले भी क्वांटम मैकेनिक्स में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इसी के साथ में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।